सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सबको पता है आज है फ्राइडे 4 सितंबर और आपको सब्जेक्ट पता है मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ? इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। तो अभी आज हम स्टार्ट करेंगे। आपकी सिर्फ सिलेबस को हम गो थ्रू करेंगे, सबके पास सिलेबस होगा। तो फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के बारे में। अब प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ होती क्या है, तो आपको नाम से पता लग रहा है। प्री फॉर्मुलेशन यानी कि कोई भी प्रोडक्ट के फॉर्मुलेट होने से पहले की स्टडीज़ को हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ बोलते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में सही नहीं आ रही। हेलो, जी मैम। अब आ रही है? हाँ, बढ़िया। तो यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के बारे में। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ वो स्टडीज़ होती हैं जो आपका कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मुलेट होने से पहले उसकी स्टडीज़ कराई जाती हैं, क्योंकि प्री फॉर्मुलेशन नाम से आपको पता चल रहा है। प्री प्री मतलब पहले, किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मुलेट होने से पहले की स्टडीज़ को हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ बोलते हैं। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करते हैं, स्टडी करते हैं। और हम इसमें पढ़ेंगे BCS क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे टैबलेट्स के बारे में, टैबलेट के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, टैबलेट कोटिंग के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। ये आपका आ गया यूनिट 2 के अंदर। टैबलेट्स के अलावा इसके अंदर होगा लिक्विड ऑरल्स के बारे में, तो ये होगा यूनिट 2 में। अब यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे कैप्सूल्स के बारे में। सबको पता है कैप्सूल्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सेकेंड होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। तो इन सब के अंदर कैसे प्रोडक्शन होता है आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल्स का, क्या साइज होता है कैप्सूल का, कौन कौन से साइजेस होते हैं, कैसे फिलिंग होती है, कैसे फिनिशिंग होती है, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ होते हैं फॉर्मुलेट करने में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को, कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आ जाते हैं आपके प्रोसेसिंग टाइम पे। ये हो गया आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर पढ़ेंगे। सॉफ्ट जिलेटिन में भी हम यही सब पढ़ेंगे कि नेचर क्या होना चाहिए शेल का, कैप्सूल का कंटेंट कितना होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है बेस एब्जॉर्प्शन का, पैलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आ गया आपका यूनिट 3 के अंदर। फिर यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। अब पेरेंटल प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इंजेक्शंस हो गए, सिरिंजेस जो आपके होते हैं, जितने भी वो होते हैं आपके पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन, टाइप्स, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, उसकी फॉर्मुलेशंस, कैसे कंटेनर यूज़ करते हैं हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए, कौन से क्लोज़र हम यूज़ करते हैं। और पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अलावा हम इसमें पढ़ेंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में। ये आ गया आपके यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे कॉस्मेटिक्स के बारे में, एरोजोल्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स के बारे में, और पैकेजिंग मटेरियल साइंस के बारे में। तो ये हो गया आपका यूनिट 5 आपके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से। अपनी जो आप नोटबुक लेनी हो ले सकते हो, जो भी नोट डाउन में करने को बोलूँगी वो आप कर लेना। लास्ट में जब आपको कोई क्वेरी हो तब मैं आपको माइक ऑन करने के लिए बोलूँगी, तब आप अपना माइक ऑन करना। अभी सब सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम। ओके। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि वो स्टडीज़ जो आपके किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट होने से पहले की जाती है। तो इसका मेन काम है क्या? अगर हम पहले से ही ये चीज़ देख लें, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी अच्छे से स्टडी कर लें। अगर हम उसकी अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक स्टेबल सेफ इफ़ेक्टिव डोजेस फॉर्म बना सकते हैं। किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने से पहले उसकी प्री फॉर्मेशन स्टडीज़ होती है। तो मेनली होता क्या है, ये एक फ़ेज़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जिसमें आपकी प्री फॉर्मेशन स्टडीज़ होती हैं। किस किस की, एक तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें ड्रग मॉलिक्यूल का फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, और जिससे क्या होगा, हम डेवलप कर सकते हैं एक सेफ़ इफ़ेक्टिव स्टेबल डोजेस फॉर्म। अब इसका आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एम है आपका प्री फॉर्मेशन स्टडीज़ करने का, उसका गोल क्या है। तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं प्री फॉर्मेशन स्टडीज़ करने के एम क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट, टू स्टेब्लिश द फिजिको केमिकल पैरामीटर्स ऑफ अ न्यू ड्रग एंटाइटी। अब कोई भी न्यू ड्रग आती है
उसकी हमें क्या होगा, फिजिको केमिकल जो पैरामीटर्स है, फिजिको केमिकल मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, हम उसको पहले से स्टडी करके रख सकते हैं। एक इसका ये फायदा होगा कि हम पहले से ही, कोई भी न्यू ड्रग मार्केट में आती है तो उससे पहले क्या जाएगी, वो पहले वो इंडस्ट्री में आएगी, हम उसका क्या करेंगे, एक डोजेस फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो डोजेस फॉर्म बनाने से पहले हम उसकी पूरी स्टडी करेंगे। तो उससे क्या होगा, स्टडी करने से कि हम जो उसकी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स है वो हमें पता लग जाएगा। अब अगर फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स हमें पता नहीं होगा तो होगा क्या, क्या पता वो एक्सिपिएंट से रिएक्ट कर जाए। हमें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज का पता नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपके किसी भी एडिटिव्स अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो रिएक्ट कर सकता है। तो पहले से ही हम ये इस्टेब्लिश कर लेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, किस किस से वो रिएक्ट कर सकता है, किससे नहीं कर सकता है। दूसरा और क्या देख सकते हैं इसमें, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल कितना है। हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना स्टेबल हो सकता है इन फ्यूचर। अब क्या होगा, अगर हमें उसकी फिजिकल पैरामीटर्स पता होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पता होंगी, तो ऐसा भी हो सकता है अगर हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ना पता हो तो ये हो सकता है कि वो टेम्परेचर पे आते ही अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, अब जैसे मिलिंग होती है, मिलिंग के टाइम पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा होने से क्या होगा, वो अपनी स्टेबिलिटी को खो देगा। तो इससे क्या होगा, हमें पहले से ही पता लग जाएगा कि वो कितना स्टेबल हो सकता है। अब थर्ड क्या है, हमें कंपैटिबिलिटी पता लग जाएगी एक्सिपिएंट्स के साथ में। पहले से ही हम ये स्टेब्लिश करके चलेंगे कि इन इन एक्सिपिएंट्स, अब कौन कौन से एक्सिपिएंट्स होते हैं। अब एक्सिपिएंट्स होता क्या है, कौन बताएगा, ताबिश अपना माइक ऑन करके बताओ कि एक्सिपिएंट्स होता क्या है। ताबिश, ताबिश माइक ऑन करो अपना। तुम्हें नहीं पता होगा। अर्जुन, अर्जुन आर्या माइक ऑन करो अपना। अर्जुन, एक्सिपिएंट्स बताओ, एक्सिपिएंट्स क्या होता है। एक्सिपिएंट्स वो सब्सटेंस है जो फॉर्मूलेट अलोंगसाइड करके होते हैं, हम्म, मतलब जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेडिकेशन वगैरह, एग्जाम्पल्स, जैसे हो कौन गया कौन से एक्सिपिएंट यूज करते स्टेबलाइजेशन हैं। वगैरह, पल्किंग अप वगैरह, सॉलिड फॉर्मुलेशन सॉलिड वाइज। ओके, तो आपके एक्सिपिएंट्स होते क्या है, अदर देन एपीआई, जो हम एपीआई के अलावा यूज करते हैं। अर्जुन अपना माइक ऑफ कर दो अब। जो हम एपीआई के अलावा जो भी हम यूज करते हैं एक्सिपिएंट्स, उनको बोलते हैं। अब जैसे ग्लाइडेंट हो गया, डाइल्यूएंट हो गया, हमें अगर बल्क बढ़ाना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम डाइल्यूएंट्स यूज करेंगे। अगर हमें फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ानी है तो हम ग्लाइडेंट्स यूज करेंगे। ये डिफरेंस होता है डाइल्यूएंट में और ग्लाइडेंट में। डाइल्यूएंट क्या होता है, बल्क बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं, और ग्लाइडेंट क्या होता है, जो फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट्स यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करते हैं। ये सब क्या है, ये एक्सिपिएंट्स है। एक्सिपिएंट्स भी बोल सकते हैं इनको, एडिटिव्स भी बोल सकते हैं। तो हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि आपका जो एपीआई है वो उस एक्सिपिएंट से कंपैटिबल है या नहीं है, ये हमें पहले ही पता चल जाएगा। और क्या करता है, प्रोसेसिंग के टाइम पे, जब भी हमारी कोई डोसेस फॉर्म बन रही है उस प्रोसेसिंग के टाइम पे उसकी क्वालिटी को इंश्योर करता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। जब हमारी कोई भी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग टाइम में है, वो उसका प्रोसेसिंग चल रहा है, मिलिंग हो रही है, उसकी ब्लेंडिंग हो रही है, उसका मिक्सिंग हो रही है, उस टाइम पे ऐसा तो नहीं वो अपनी क्वालिटी को तो नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्वालिटी को डिटोराइट तो नहीं कर रहा है। ये सब भी आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में आएगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हुए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ टू स्टैब्लिश द फिजिको केमिकल पैरामीटर्स ऑफ अ न्यू ड्रग। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हुआ टू डिटरमाइन इट्स स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक्स। थर्ड हुआ टू स्टैब्लिश इट्स compatibility with common excipients. फोर्थ हुआ इट प्रोवाइड्स insights into how drug products should be processed and stored to ensure their quality। चार ऑब्जेक्टिव्स हो गए, क्या क्या, एक आपका फिजिको केमिकल पैरामीटर्स को स्टैब्लिश करता है, दूसरा स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, तीसरा आपके एक्सिपिएंट से कंपैटिबल है या नहीं है, और चौथा जो आपके ड्रग प्रोडक्ट हैं वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं और कैसे स्टोर उसकी क्वालिटी को हम इंश्योर कर सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में होगी कौन कौन सी, एक तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो खुद से ही अंदर से चेंज लेके आएगा, जैसे वो अपना टेक्सचर चेंज कर दे, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाए, उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाए, उसका अपीयरेंस चेंज हो जाए, इस तरीके के अगर चेंजेस आ रहे हैं ड्रग के अंदर, यानी कि वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को खो रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो ड्रग रिएक्ट कर दे, रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाए, अब जैसे न्यूट्रलाइजेशन हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उससे क्या होगा, वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। तो इस वजह से ये जो स्टडीज हैं फिजिकल और केमिकल हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, उसकी फिजिकल फॉर्म पढ़नी पड़ेगी। और फिजिकल फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्रिस्टल और दूसरा एमॉर्फस। ये सबको पता होगा क्रिस्टल और एमॉर्फस होता क्या है। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे पार्टिकल साइज के बारे में, कि पार्टिकल साइज से कैसे आपके ड्रग को हम स्टेबल कर सकते हैं, और कैसे पार्टिकल साइज बड़े या छोटे होने से आपकी जो प्रोडक्ट है वो अफेक्ट हो सकता है। फ्लो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। तो अभी आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि दो टाइप के फिजिकल फॉर्म होते हैं। फिजिकल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट होता है क्रिस्टल, दूसरा होता है एमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा, बाबूराम माइक ऑन करके बताओ क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। ये क्वेश्चंस पूछने पे सब माइक किसी का ऑफ ऑन नहीं होगा, और वैसे सबका ऑन करवा लो हाय हेलो कराने के लिए। देवांशु, देवांशु, जया, किसी को पता ही नहीं है डिफरेंस। यस मैम। हाँ, डिफरेंस द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म। मैम क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म फॉर्म में अरेंज होते हैं और एमॉर्फस में इरेगुलरली होते हैं। गुड, माइक ऑफ। स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट और ये सब। ओके गुड गुड, माइक ऑफ कर दो। तो आप ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में ये डिफरेंस है, जो आपका क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में है उसमें जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है आपका, वो आपका कैसे होता है, एक टाइटली पैक्ड में होता है। जो आपके एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो टाइटली होता है, वो एक तरीके का रिजिड सरफेस, रिजिड फॉर्म में होता है। और एज कम्पेयर टू एमॉर्फस, एमॉर्फस में क्या होता है, वो जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके रैंडमली पैक्ड होते हैं, रैंडमली प्लेस होते हैं, इसलिए जो आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एमॉर्फस फॉर्म। अब जो आपकी सॉल्युबिलिटी है और जो डिसोल्यूशन रेट है वो किसका ग्रेटर होता है, एमॉर्फस का ग्रेटर होता है देन क्रिस्टलाइन। क्योंकि जो आपका एमॉर्फस फॉर्म है वो कैसा होता है, वो जल्दी से टूट सकते हैं, जो उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर शेप में होता है, तो वो जल्दी से टूट जाते हैं। इस वजह से जो उनकी सॉल्युबिलिटी है और जो डिसोल्यूशन रेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, नोवाबायोसिन एक ड्रग है जो कि एंटीबायोटिक है। अगर हम उसका जो एमॉर्फस फॉर्म लें तो वो इजीली वेल एब्जॉर्ब हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर हम क्रिस्टलाइन फॉर्म लें। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म लेने से नोवाबायोसिन का क्या होगा, पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जो उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स हैं वो थोड़े पास पास में है, तो टूटने में टाइम लगेगा। अब टूटने में टाइम लगेगा तो एब्जॉर्ब होने में भी टाइम लगेगा। अगर ऐसे ही हम एमॉर्फस फॉर्म लें, एमॉर्फस फॉर्म में क्या होगा, इरेगुलरली प्लेस्ड हैं सब सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स, जल्दी से टूट जाएंगे और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में क्या आया, क्रिस्टल एंड एमॉर्फस। अब दूसरा क्या है आपका, पॉलीमॉर्फिज्म। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपने पहले भी फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा होगा। महर्षि, अपना माइक ऑन करके बताओ कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, जितना पता है उतना बताना। महर्षि कुमार, यस मैम। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। हेलो।
हाँ बोलो। मोर देन वन अमाउंट हेलो। से जो सब्सटेंस बनता है वो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या होता है फिर है। मोर देन वन सब्सटेंस से जो सब्सटेंस बनता है वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। मोर देन वन एमॉर्फस से जो बनता है। और क्या पता है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में? हाँ बोलो, और क्या पता है तुम्हें पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में? तो क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है चलो माइक ऑफ कर दो। मोनिश तुम अपना माइक ऑन करो, तुम ऑफ कर दो अपना माइक। महर्षि। मोनिश, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि एक फॉर्म की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होना, कि वो क्रिस्टलाइन भी हो सकता है और अमॉर्फस भी हो सकता है। डिफरेंट फॉर्म्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है अपना माइक ऑफ कर दो। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? एक एबिलिटी होती है कंपाउंड की कि वो क्या करते, अपने फेज से चेंज होके दूसरे फेज में हो जाता है, यानी कि वो अपने एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकता है। उसको बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में होना, यानी कि वो अपने जो फेज है उसको चेंज कर देता है। अब कितने डिफरेंट टाइप के आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं? तो जो ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है इनको हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फ्स। ये क्या होते हैं? एमॉर्फस से चेंज होकर आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स। अब ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इनएंशियोट्रॉपिक, सेकंड होता है मोनोट्रॉपिक। अब इनएंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या होता है? इनएंशियोट्रॉपिक वो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं जो आपके फेस को चेंज कर देते हैं एक से दूसरे में, जब उनको कोई टेम्परेचर उनका वेरी करे, प्रेशर वेरी करे। जब भी अगर उनको कोई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दे देंगे, लो टेम्परेचर दे देंगे, फिर प्रेशर उस पर इतना लगा दें कि वो अपने जो फॉर्म है उसको चेंज करके क्या करे, दूसरे फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इनएंशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है। अब रिवर्सिबल चेंज मतलब कि अगर हमने उसको चेंज किया, उसका फॉर्म हमने चेंज किया। अब जैसे आप एक एग्जांपल हो रबर बैंड। अब रबर बैंड को हमने प्रेशर लगाया तो क्या हुआ? वो प्रेशर से बड़ी हो गई है, अब छोटी से बड़ी हो गई, यानी कि उसने अपना जो एक फेज था वो चेंज करके क्या हो गई, वो बड़ी हो गई है। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर उसका लूज कर देंगे, जैसे ही हम प्रेशर उस पे से छोड़ देंगे, तो क्या होगा? वो दोबारा से अपनी ही फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हुआ एक रिवर्सिबल चेंज। तो जो इनएंशियोट्रॉपिक होता है उसमें एक रिवर्सिबल चेंज होता है, यानी कि वो अपना जो फॉर्म है उसको चेंज तो करता है, लेकिन जैसे ही प्रेशर टेम्परेचर अपने दोबारा से उसी उसमें आ जाएगा, तो वो भी चेंज होके अपने फॉर्म में ही आ जाएगा। तो अगर आपके पास नोटबुक है तो एक इसका एग्जांपल लिख लो, सल्फर। इनएंशियोट्रॉपिक का एग्जांपल लिख लो, सल्फर। सल्फर में क्या होता है कि जैसे ही उसमें अगर टेम्परेचर का वेरी करे या प्रेशर वेरी करे, तो वो अपना जो फॉर्म है उसको चेंज करके दोबारा से ही, अगर वो ही टेम्परेचर उसको दिया जाए वापस, तो अपने फॉर्म में वापस आ सकता है। इसलिए जो इनएंशियोट्रॉपिक है वो रिवर्सिबल चेंज है, याद रखना। इनएंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक में ये डिफरेंस है कि जो इनएंशियोट्रॉपिक है वो रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि अगर हमने उसको दोबारा से प्रेशर वही दिया तो वो अपने उसी फॉर्म में आ जाएगा। बट मोनोट्रॉपिक में क्या होगा? अगर एक बार वो अपना फेज चेंज करके दूसरे फेज में आ गया, तो वो दोबारा से अपना जो फॉर्म है वो चेंज नहीं कर सकता है। मोनोट्रॉपिक में क्या होता है? एक अनस्टेबल फॉर्म में होता है। अब उस पर कितना भी आप टेम्परेचर, अगर वो चेंज हो गया एक बार टेम्परेचर या प्रेशर से, तो वो दोबारा से स्टेबल फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो आप एक एग्जाम्पल लिख लो। एग्जांपल क्या बोला? मोनोट्रोपिक एग्जाम्पल है ग्लिसराइल स्टेरेट। ग्लिसराइल स्टेरेट एक ऐसा फॉर्म है मोनोट्रोपिक का कि अगर वो एक बार टेम्परेचर प्रेशर में आने के बाद अपना फेस चेंज कर दे, तो वो दोबारा से अपने फॉर्म में नहीं आ सकता है। इसका एक जनरल एक एग्जांपल ले लो, जैसे आयरन है। एक जनरल एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ। अगर आयरन है, आयरन मतलब क्या होता है पता है? ये सबको लोहा। अगर हम उसको हीट दें तो वो क्या होगा? हीट होने से क्या होगा? वो अपना जो थोड़ा सा अगर उसको ज़्यादा हीट देंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो अपने स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म में आने लगेगा। लेकिन अब उसको अगर हम दोबारा से टेम्परेचर वही रख देंगे तो वो अपना दोबारा से उस फेज में नहीं आ सकता है। अगर एक बार वो मेल्ट हो गया तो वो दोबारा से आयरन की फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो यानी कि जो मोनोट्रॉपिक है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू
इनएंशोट्रॉपिक। इनएंशोट्रॉपिक क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, वो चेंज हो सकता है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म तक ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? फिजिकल फॉर्म पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा प्री फॉर्मुलेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, हाँ देवांशु, टॉपिक एग्जांपल इनएंशोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है सल्फर। इनएंशोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है सल्फर और मोनोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है ग्लिसराइल स्टरेट। तो आज हम इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी हमने इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आपके और जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, इन सब के बारे में। अब जिनको भी क्वेरी है, कोई डाउट है, वो अपना माइक, सिर्फ वही माइक ऑन करेगा जिसको डाउट होगा, वही माइक ऑन करो और पूछ सकते हो कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ में आया है सबको? एक एक करके बता सकते हो, जिसको भी समझ में नहीं आया है वो बता सकते हो। जैसे कि आपने बताया कि जो इनएंशोट्रॉपिक है वो रिवर्सिबल होता है, तो वो स्टेबल फॉर्म टू स्टेबल फॉर्म में दोबारा चेंज हो जाता है। देखो अब जैसे इनएंशोट्रॉपिक का हमने क्या हुआ, अब एक एग्जांपल लो, मिलिंग चल रही है। मिलिंग सबको पता है, जब प्रोसेसिंग होती है टैबलेट की तो मिलिंग होती है। तो मिलिंग के टाइम पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब वो ज़्यादा हो गया तो कभी कभी क्या होगा, जो आपका एक पार्टिकल, जो भी पार्टिकल होगा, जो भी मॉलिक्यूल होगा, वो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एक दूसरे से चिपक जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ भी और चेंजेस ला सकता है अपने अंदर। अब लेकिन हम जैसे ही उसका टेम्परेचर दोबारा करेंगे तो वो अपने दोबारा से फॉर्म में, उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे वो था। यानी कि जैसे वो था वो उसी फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इनएंशोट्रॉपिक। बट मोनोट्रॉपिक में क्या होता है, वो दोबारा से अपने फॉर्म में नहीं आ सकता है। और कोई समझ में आया जितना भी मैंने पढ़ाया है? हाँ, अगर वो स्टेबल फॉर्म में है, हाँ ठीक है, अगर वो अगर स्टेबल है। हम्म, देखो जो आपका इनएंशोट्रॉपिक है वो स्टेबल फॉर्म में रहेगा, वो अनस्टेबल हो रहेगा, वो अनस्टेबल के बाद स्टेबल नहीं हो सकता। वो अगर एक बार अनस्टेबल हो गया अपने फॉर्म से तो वो अनस्टेबल ही रहेगा, बट इनएंशोट्रॉपिक में क्या होगा, स्टेबल फॉर्म में रहेगा। बट जो मोनोट्रॉपिक है वो अगर एक बार अनस्टेबल हो गया तो दोबारा से वो स्टेबल फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। सबको समझ में आया जितना भी मैंने आज पढ़ाया है? सबको समझ में आया? एपीआई के बारे में, एपीआई की फुल फॉर्म बताओ अंकित, अंकित कुमार, तुम्हारा क्वेश्चन है ना, एपीआई की फुल फॉर्म। हाँ, तो एपीआई होता है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जिसका मेन रोल होता है आपकी बॉडी के अंदर। अब आप एक एग्जांपल हो, पैरासीटामोल की आप टैबलेट बना रहे हो, तो पैरासीटामोल क्या है, उसमें जो पैरासीटामोल है वो है एपीआई। उसके अलावा जो भी हम यूज़ करेंगे, मैग्नीशियम स्टेरेट यूज़ करेंगे या कोई भी और दूसरा कोई एक्सिपिएंट्स यूज़ करेंगे, वो जितने भी होंगे वो होंगे सारे एक्सिपिएंट्स। जिसका बॉडी के अंदर मेन काम है वो है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो है एपीआई। मोनिश, एनी डाउट? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो शो करता है, हाँ, जो आपका बॉडी के अंदर एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है वो होता है एपीआई। बट जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि जितने भी एक्सिपेंट्स, जितने भी एडिटिव्स हैं, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। इनएक्टिव इसको इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बॉडी के अंदर इनएक्टिव ही रहेंगे। उनका मेन काम क्या है, बाइंड कर देना। बाइंडर्स होते हैं ग्लाइडेंस, उनका मेन काम क्या होता है कि आपके टैबलेट्स को जोड़ के रखे, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा के रखे। तो वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे। बट जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो एक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे ही बॉडी में जाएगा, वो एक्टिव होने के बाद जो भी उसकी टारगेट साइट है उस पर बाइंड होने के बाद वो अपना एक्शन शो करेगा। तो जिसका बॉडी पे एक्शन एक्शन आता है वो होता है आपका एपीआई। नेक्स्ट, ठीक है क्लास, तो अभी आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पार्टिकल साइज, शेप और दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके।